एक बार एक गांव में सिनैया नाम का एक आदमी रहता था। सिनैया की पत्नी की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसकी रावली और गीता नाम की दो बेटियां थीं। वो बिना किसी परेशानी के उनकी बड़ी अच्छी तरह से परवरिश कर रहा था। सिनैया एक बिरयानी शेफ था। आसपास के किसी भी गांव में कोई भी उसकी तरह बिरयानी नहीं बना पाता था। लिहाजा दूसरे गांव से आकर भी लोग उसे मनचाहा पैसा देकर बिरयानी लेकर जाते थे। उसकी बेटियां भी बिरयानी बनाने में उसकी मदद किया करती थी। देखो लड़कियों, मैं कल दूसरे गांव जा रहा हूँ। जब तक वापस ना आऊं, घर में सावधानी से रहना, समझी? हे पापा, बिरयानी पकाने के लिए? ऐसा है तो लौटते समय हम दोनों के लिए एक डब्बा भरकर बिरयानी ले आना। ठीक है, मैं ले आऊंगा, लेकिन तुम लोग ख्याल रखना अपना। पापा फिक्र मत करो, आराम से जाओ, जल्दी आ जाना, हाँ प्लीज। तो दोनों बेटियों ने अपने पिता को उसके काम के लिए भेज दिया। क्योंकि उनके पापा पूरे 2 दिन के लिए गांव से बाहर चले गए थे, तो छोटी बेटी ने गांव को घूमकर आने की सोची। क्या अभी बाहर जाना इतना जरूरी है तेरे लिए? हाँ जानती हूँ दीदी, सब परेशान करेंगे, लेकिन फिर क्या करूँ, रोज घर में बैठे बैठे मैं बोर जो हो जाती हूँ। हाँ, इस तरह वे दोनों घर से बाहर निकली। कुछ दूर जाने पर उनकी पड़ोसन कांतम्मा ने दोनों लड़कियों को बाहर घूमते देखा। उस समय वो चूल्हे पर कुछ पका रही थी। गीता, रावली, जरा दोनों इधर तो आओ। तुम दोनों से तो पूरा गांव मिलना चाहता है, लेकिन तुम दोनों कभी बाहर ही नहीं निकलती। ऐसा क्यों? हमारे पापा हमें बाहर जाने की इजाजत जो नहीं देते, इसलिए नहीं निकलते हैं। हम जो कुछ भी पकाए उसमें अगर तुम्हारा थोड़ा सा योगदान मिल जाए तो वो खाना और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। अगर तुम गांव में इधर उधर घूमी तो लोग तुमसे उनके हाथ की बनी करी चखने के लिए कह सकते हैं, इसलिए नहीं निकलती हो क्या? हाँ, लेकिन ऐसा कोई 1 या 2 नहीं होगा जो पूछेगा, सभी पूछेंगे। हाँ हाँ हाँ, सच ही कहा। देखो, मैं एक करी बना रही हूँ, जरा चखो और बताओ सब कुछ सही? ओ दीदी, मैं समझ गई, सब हमसे कुछ न कुछ करने को कहते ही रहेंगे। चलो घर ही चलते हैं। हाँ, तुम सच ही कह रही थी। हूँ हाँ बहन, चल वापस ही चले, नहीं तो हर कोई हमसे कुछ न कुछ चखवाता ही रहेगा। चल जल्दी। तो दोनों लड़कियां अपने घर वापस लौट आई। देर रात तक वे अपने पापा के लौटने का इंतजार कर रही थीं। उन्होंने बहुत देर उनका इंतजार किया, लेकिन फिर उन्हें नींद आने लगी, तो दोनों सोने चली गई। कुछ देर बाद सिनैया बिरयानी से भरा एक डब्बा लेकर लौटा। उसकी खुशबू से दोनों बहनें जाग गईं। हे ईश्वर, इसकी खुशबू से ही मेरा पेट भर जाएगा। अगर मैं बंदर के रूप में जन्म ली होती तो कितना अच्छा होता। लेकिन बंदर की तरह क्यों दीदी? बंदर खाने को अपने जबड़ों में भर लेते हैं, और जब उनका पेट भर जाता है तो खाना बंद करके बाद में जबड़ों में भरे खाने को चबा चबा कर उसका आनंद लेते हैं। हाँ, मैं भी करती। रावली के ऐसे कहने पर गीता और उसके पिता हंसने लगे। तीनों ने मन भर कर बिरयानी खाई और सोने चले गए। अगले ही दिन सिनैया सामने की जगह की सफाई कर रहा था कि अचानक उसे दौरा पड़ा और वो नीचे गिर पड़ा। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि अब उसके हाथ पैर काम नहीं कर पाएंगे। जब सिनैया ने सुना तो उस पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। इतने सालों तक तुम्हारी माँ के ना रहने पर भी मैंने तुम्हारा ध्यान रखा, लेकिन अब मैं किसी काम का नहीं रहा। तुम्हें खिला नहीं सकता, देखभाल नहीं कर सकता। सिनैया दोनों बेटियों को गले लगाकर रोने लगा। पिता के साथ साथ बेटियां भी रोने लगी। जब तीनों इस तरह दुखी हो रहे थे तो उनकी पड़ोसन कांतम्मा उनके घर आई, और तीनों का मनोबल इस तरह टूटा देखकर सिनैया को सांत्वना देने लगी। सिनैया, किस्मत के आगे किसकी चली है? तुम इतना अफसोस मत करो कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, और फिर तुम्हारी दोनों बेटियां भी खाना बनाने में बहुत अच्छी हैं। तुम्हारी जगह अब वो काम करेंगी और कमाकर तुम्हारा ख्याल भी रखेंगी। हाँ, तुम दुखी मत हो, शांत हो जाओ सिनैया, शांत हो जाओ। कमाई का कुछ न कुछ रास्ता निकल ही आएगा। मैं सोचता था कि कड़ी मेहनत करके अपनी बेटियों का ख्याल रखूंगा, उन्हें कुछ नहीं करने दूंगा, लेकिन उदास मत हो पापा, इतने दिन हमने आपकी बनाई बिरयानी खाई, अब हम खुद इसे बना लेंगे। आप फिक्र मत कीजिए, आराम कीजिए पापा।
हाँ पापा, हम भी ऐसे ही करेंगे और बिरयानी बनाकर बेचेंगे। तुम भी वही बनाओगी इस गांव में? अरे आसपास के गांव में हर कोई जानता है कि तुम्हारे पापा बिरयानी शेफ हैं। अब तुमको ये दिखाना चाहिए कि तुम क्या खास बना सकती हो और तुम में ऐसी क्या प्रतिभा है कि लोग तुम्हारे हाथ का बना खाएं। फिर हम दोनों पॉट बिरयानी बनाएंगे। बिल्कुल से, आजकल हर कोई पॉट बिरयानी पसंद करता है और हम भी इसमें माहिर हैं। शाबाश, ये ना हुई सीनैया की बेटियों वाली बात। कल से ही तुम अपनी पॉट बिरयानी का काम शुरू करो। तो कांतम्मा के प्रोत्साहन से उन दोनों ने पॉट बिरयानी बनाना शुरू की। जब दोनों बहनों ने पॉट बिरयानी बनाकर बेचना शुरू किया तो खाने के लिए लोगों की कतार लग गई। सभी उनसे बिरयानी खरीद कर खाने लगे। उनकी बिरयानी इतनी मशहूर हो गई कि दूर दूर से लोग आते और उनके हाथ की बनी बिरयानी खा कर जाते। दोनों बहनों की पॉट बिरयानी का व्यापार बहुत आगे बढ़ गया और वो बहुत अच्छा कमाने लगी। पापा, आपने देखा, हमने ढेर सारा पैसा कमाया। इन पैसों से आपका इलाज करवाएंगे अब हम। हाँ पापा, आप फिर से एकदम सामान्य हो जाएंगे और इधर उधर चल भी सकेंगे। हाँ, मुझे नहीं पता मैंने पिछले जीवन में क्या अच्छा किया। भगवान ने मुझे इतनी अच्छी बेटियां दी। अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए सिनैया। तुम जानते हो इस गांव के और आसपास के गांव के लोग अब इन्हें क्या पुकारते हैं? तुम्हारी बेटियों को पॉट बिरयानी सिस्टर्स कहा जाने लगा है। दोनों बड़ी मशहूर हो गई हैं। जब कांतम्मा ने इस तरह कहा तो रावली और गीता बड़ी खुश हुई। उन्होंने कांतम्मा का आशीर्वाद लिया और कांतम्मा को इतना अच्छा सुझाव देने के लिए धन्यवाद दिया। और फिर दोनों बहनें पॉट बिरयानी का काम करती रहीं और साथ ही अपने पिता की बड़े अच्छे से देखभाल भी की। रामप्पा नाम के गांव में पद्मा और वीणा नाम की दो बहनें रहती थीं। वे दोनों ईंटें पकाने और बनाने का काम करती थीं। वे इतनी अच्छी ईंटें बनाया करती थीं कि हर कोई उन्हीं से ईंटें खरीदना चाहता था। यदि कोई घर बनाता था तो उन्हीं से ईंटें खरीदता था। इतना करने के बाद भी उनका अपना घर नहीं था और वे एक तंबू में रहती थीं। दीदी, हम कब तक इस तंबू में रहेंगे? हम अपने लिए क्या कोई घर नहीं बना सकते हैं? पद्मा हंस दी और बोली, तू भी ना बड़ी बड़ी चीजों के सपने देखती है। घर बनाना मजाक है क्या? ढेर सारा पैसा खर्च होता है। हमारे पास इतने पैसे नहीं कि घर बना सके। तो फिर हमें अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहना चाहिए ना दीदी। अच्छा ठीक है, पूछेंगे। अभी बहुत रात हो गई है। फिर दोनों सोने चले गए। अगले दिन सुबह जब वो काम पर गई तो वहाँ मैनेजर के आने का इंतजार करने लगी। अपना मैनेजर तो बड़ा कंजूस है। तुमको लगता है हमारी तनख्वाह बढ़ाएगा वो? हाँ दीदी। वीणा को देखते हुए पद्मा बोली, पूछ कर देखना होगा कि वो क्या कहता है। ऐसे में ये आइडिया तो तूने ही मुझे दिया था। वे दोनों इस तरह बात कर रही थी कि तभी उनका मैनेजर आ गया। अरे तुम दोनों ने अब तक काम करना क्यों नहीं शुरू किया? उसने संदेह करते हुए उनसे पूछा। दोनों तय करने लगी कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। मैनेजर ने उनकी बात सुन ली और सख्ती से बोला, कुछ पूछना है तो जल्दी पूछो, मुझे ढेर सारे काम है। फिर पद्मा ने हिम्मत करके कहा, बाबूजी, आप जो वेतन दे रहे हैं वो पूरा नहीं पड़ता। सारी चीजों के रेट बढ़ गए हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं थोड़ी तनख्वाह बढ़ा दीजिए ना हमारी, प्लीज। मैनेजर जोर से हंसा और, क्या मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूं? मैं तो इसे कम करने के बारे में सोच रहा था। धंधा एकदम मंदा चल रहा है। कह रही हो तो अगले साल बढ़ाने की कोशिश करूंगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना, अभी जाओ काम कर लो अपना। लेकिन पिछले साल भी आपने यही कहा था ना। जब उसने ऐसे कहा तो मैनेजर को गुस्सा आ गया। तनख्वाह वनख्वाह नहीं बढ़ेगी और आगे बोला तो तुम्हें काम से जरूर हटा दूंगा। उसने फटकारा और वहाँ से चला गया। उसकी बात सुनकर दोनों बहनें सहम गईं। उस रात दोनों अपने टेंट में सो रही थीं। अचानक तेज बारिश होने लगी और रुकी ही नहीं, लगातार होती रही। इससे हर तरफ बाढ़ आ गई और उस बाढ़ में बड़े बड़े घर बह गए। उनका वो तंबू भी बह गया। कुछ दिनों बाद बारिश थमी तो फिर से सभी काम पर लग गए। दीदी, अब तो हमारा तंबू भी नहीं बचा। क्यों ना अपने लिए एक घर बना ले? हाँ दीदी, उसने कहा। पद्मा ने गहराई से सोचा और, ठीक है हम बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएं?
देखो, घर बनाने के लिए हमें सबसे पहले ईंट की जरूरत पड़ती है। ईंटों को पकाने के लिए पैसे चाहिए होंगे और फिर बाद में रेत और सीमेंट भी, जिसके लिए ढेर सारा पैसा चाहिए। वो कहाँ से आएगा? दीदी, कुछ पैसे हैं ना, हम उनसे पकाने के लिए सामान खरीदेंगे और ईंट बेचेंगे तो कोई भी आसानी से खरीदेगा। सोच के देखो ना, उसने कहा। अगले दिन उन दोनों ने ईंटें बनाकर बेची। उन्हें जो पैसा मिला उससे उन्होंने कुछ और ईंटें बनाई। देखते ही देखते उन्होंने ईंटों का एक बड़ा कारखाना खड़ा कर लिया। फिर जो पैसा मिला उससे वे एक बड़ा घर बना पाए। अपना खुद का घर बनाने के बाद उन्होंने बहुत कम कीमत पर सस्ती ईंटें देकर और भी लोगों को उनका अपना घर बनाने में मदद की और एक पूरा कस्बा तैयार कर लिया।